मेथड्स पढ़ा था और मेथड्स में हम लोगों ने क्या देखा था, दो तरह के मेथड्स है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है, जल्दी बता दो क्या क्लास तरीका है। नेम डॉट बिल्कुल, मेथड क्लास नेम नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और अगर अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो वो देना होगा, राइट, यस और नो। ठीक है, यस और ये करने के लिए कैसे होगा बताओ नॉन स्टैटिक मेथड इसको कॉल करना है तो क्या करना होगा, ये क्लास नेम से कॉल नहीं हो सकता है, तो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू क्रिएट एन create ऑब्जेक्ट an object of which class, बताओ, of which class, सेम क्लास, object of the class in which, अरे जिस क्लास के अंदर वो मेथड डिफाइन किया हुआ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉल करने के लिए। ठीक है, we need to create an object of the class in which the method is declared, the method is declared। इतना पढ़ाएं, अगर रिवाइज नहीं किए हो तो कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, जिस क्लास में मेथड रखा हुआ है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको सीधा कॉल कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज करे करना है कॉल आपको, ऑब्जेक्ट जो भी बनाओगे, मान लो ऑब्जेक्ट नाम दिया तुमने ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, यस और नो, याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा, हाँ अभी भी धुंधला धुंधला, पूरी क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए था, अब तो 2 बार पढ़ लियो। ठीक है, चलो, तो अब क्या करते हैं, ये मेथड्स तो पढ़ लिया है, मेथड्स में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक है, अच्छा, मेथड में हम लोगों ने ये चीज देखा है, और इसके साथ एक और चीज होता है, एक होता है मेथड जो रिटर्न करता है, रिटर्न समथिंग, और दूसरा क्या, नॉन रिटर्निंग मेथड, राइट, जो कुछ नहीं रिटर्न करता है, होता है कि नहीं। नॉन रिटर्निंग मेथड में क्या होता है, डेटा टाइप वर्ड वॉइड होता है, और रिटर्निंग में क्या होगा, जो रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप होगा, करेक्ट, हाँ डेटा टाइप ऑफ रिटर्न आइटम, यस और नो। यस, अगर हम लोग याद है जब 2 नंबर को ऐड करते तो सम को रिटर्न करते, सम का डेटा टाइप क्या था, इंट इंट था, तो हम लोग क्या लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक इंट, अगर स्टैटिक मेथड है तो पब्लिक स्टैटिक इंट और उसके बाद मेथड का नाम, है कि नहीं। तो वही चीज था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये 4 चीज पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद फिर आते हैं क्विकली हम लोग जो अब नई चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, इज अ मेथड, ये एक मेथड है बस। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या अलग होता है, इट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम, इज अ मेथड दैट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, सेम नेम एज द क्लास नेम, जो क्लास का नाम होगा वही मेथड का नाम होगा, तो बस यही हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, टू इनिशियलाइज द वैल्यू, ऑब्जेक्ट, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स। और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल को ही बोलते हैं, लेकिन क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल कब बन जाता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, करेक्ट, यस और नो, यस और नो। यस इसीलिए बोले रिवाइज करके आओ सब क्लास से पहले। ठीक है, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन क्या इसमें हम लोग और कुछ और काम कर सकते हैं, प्रिंट प्रिंट कुछ करना है कर सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं, यस और नो। हाँ कर सकते, यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाकी चीज भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम बताओ, एक तो इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा काम क्या हो सकता है बताओ कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, और कोई तरीका है दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का बताओ, दूसरा कंस्ट्रक्टर को कोई दूसरे मेथड से कॉल कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहां से कॉल कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। यस यही 2 चीज याद रखोगे, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज काम करने के लिए काम आता है, और दूसरा चीज है टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर में, तो तीसरा चीज क्या है यहाँ पे ठीक है, अच्छा, ये जो टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अगर एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है तो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, चेन बन रहा है ना, हाँ आज इसी पे क्वेश्चन था। ठीक है,
चलो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में सॉरी। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है हमारा एक्सेस मॉडिफायर पे आओ। एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या था प्राइवेट कौन बताएगा? एंड डिफॉल्ट कितना था पहले तो ये बताओ। चार चार था। कौन चार कौन था? private, पब्लिक, प्राइवेट प्रोटेक्टेड private, default, प्राइवेट, protected protected default, or a default. डिफॉल्ट और एक है डिफॉल्ट। Default. करेक्ट यही है ना? Yes. बताओ प्रोटेक्टेड हाँ। क्या होता है? प्रोटेक्टेड का स्कोप कहाँ तक है? एनीथिंग डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड सेम is accessible within the same package and डिफरेंट the- पैकेज सब क्लास in a different package also but only to the sub Sub classes। सिर्फ सब क्लासेस के लिए अवेलेबल रहता है, याद रखना ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आओ सबसे पहले चीज यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैन अ कंस्ट्रक्टर बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक? कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक बना सकते हैं? बताओ हाँ कि ना? यस सबका गायब है। पब्लिक हो सकता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्राइवेट हो सकता है नहीं, यस प्राइवेट भी हो सकता है। यहीं पे तो कॉन्सेप्ट आता है सिंगलटन का। कैसे यार? नहीं, सिंगलटन यहीं पे तो कॉन्सेप्ट आता है। अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है दैट ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलटन क्लास। क्लास ठीक है, तो याद रखो प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस तो एक्सेस मॉडिफायर 4 का 4 हो सकता है कंस्ट्रक्टर के साथ, याद रहेगा। अब सिर्फ प्राइवेट के साथ याद रखना, जब प्राइवेट कर दोगे कंस्ट्रक्टर को तो सिंगलटन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ही प्राइवेट कर Understood. सकते हैं ना, क्या चीज? एक ही प्राइवेट कर सकते हैं ना एक क्लास में। एक क्लास में क्यों नहीं कर सकते हो? जितना मन उतना कर दो प्राइवेट। प्राइवेट से क्या हो, सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा, दैट्स इट। सिंगलटन का पूछ रहे सिंगलटन में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगलटन से ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही को प्राइवेट करना है। तुम अगर उसके अंदर 5 अगर तुम कंस्ट्रक्टर बनाए तो 5 का 5 को प्राइवेट कर दो, उससे कुछ नहीं होता है। सिंगलटन का मतलब होता है कि मेरा एक ही क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनेगा एट अ टाइम। समझ गए? उसका ये मतलब होता है। कभी बाहर के क्लास से हम बना सकते हैं? बताओ, मेरा कोई बाहर के क्लास से हम एक्सेस कर पाएंगे अपने कंस्ट्रक्टर को? सोचो एक बार, नहीं अगर वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है तो। कोई भी चीज प्राइवेट डिक्लेयर्ड हो क्या अपने क्लास के बाहर से यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखो, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो तुम कभी भी। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर याद रखो। तो प्राइवेट जो है प्राइवेट हो सकता है। अब आते हैं इसके बाद, चलो तो पब्लिक वाला पार्ट हो गया। अगला मेथड में क्या पार्ट आता है? अगला मेथड में क्या पार्ट आता है? स्टैटिक है ना? स्टैटिक की नॉन स्टैटिक, राइट? यस और नो? क्या ना कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक? बताओ, क्या ना कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक? नो, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? इट गेट्स लोडेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। लेकिन कंस्ट्रक्टर का कॉल कब होता है? कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब वो वाला लाइन रीड होता है, तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, याद रखना। ठीक है, तो अच्छा। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर वो इसलिए नहीं हो सकता क्या? नॉन एक्सेस मॉडिफायर कॉन्सेप्ट नहीं, अभी तो रीजन बताया यार कि स्टैटिक होने से क्या होता है। इट गेट्स लोडेड विद द क्लास लोडिंग एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। कोई भी चीज को स्टैटिक करोगे तो क्या होगा? ये सोचो, कोई भी चीज को तुम स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो मैंने ये चीज बताया है ना कि इट गेट्स लोडेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। बताया है कि नहीं बताया? हाँ, तो बस यही रीजन है। और ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट होता है। तो वो कैसे एक्सेस करेगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टर को? नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग रन टाइम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, तो इसीलिए स्टैटिक नहीं होता है। तो याद रखो पब्लिक होगा, ये मतलब एक्सेस मॉडिफायर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब आते हैं रिटर्न टाइप में। तीसरा क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड बोलते हैं। वॉइड क्या? रिटर्न टाइप एक तरह का। तो रिटर्न टाइप बताओ, रिटर्न टाइप होता है क्या कंस्ट्रक्टर में? नहीं कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, याद रखो। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये सब, इसीलिए बता रहा हूँ। कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, कंस्ट्रक्टर कभी कोई चीज रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग।
अगर ठीक से पढ़े होगे कैप्सूल, अगर डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अ कंस्ट्रक्टर, तो समझ जाओगे क्या था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक भी नहीं हो सकता है और आपका रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं नेम के ऊपर में। चौथा पार्ट क्या बचा, मेथड में क्या होता है, फोर्थ पार्ट नेम होता है, राइट। तो बताओ कोई भी नेम दे सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टर को? It should be the same name as class class. सेम नेम एज द क्लास नेम, तभी हो सकता है। कोई और नेम होगा तो वो मेथड बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो यही है इसका कॉन्सेप्ट और यही है इसका अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो याद रखो अभी। और मैं बता दे रहा हूँ, आधा से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्टर में ही रोते हो और मैक्सिमम लोग रोते भी हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को आराम से समझो। कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है। मेथड में क्या होता है, 4 पार्ट होता है। उन चारों पार्ट को देखो कौन कौन सा पार्ट रह सकता है। तो तुम्हारा स्टैटिक भी नहीं रह सकता है और रिटर्न टाइप भी नहीं रह सकता है। तो या तो सिर्फ पब्लिक रहेगा, पब्लिक के बाद या तो प्रोटेक्टेड या प्राइवेट या डिफॉल्ट। ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद उसके बाद नेम चेंज नहीं हो सकता है। तो बस इतना कंस्ट्रक्टर के बाद याद रखो। अब कंस्ट्रक्टर का 2 काम है। काम क्या क्या है बताओ, बताया ना ऊपर क्या क्या काम है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, एक तो इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, करेक्ट, यस और नो, वो हो गया। और दूसरा क्या बताया, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है, करेक्ट, यस और नो। अगर हमको अपने सेम क्लास से अगर अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आता है। 2 कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे, एक आता है सुपर कीवर्ड और दूसरा क्या आता है, यानी सुपर मेथड यूज करके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर दिस मेथड यूज कर सकते हो अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, करेक्ट, यस और नो। ठीक है, तो दिस लगा के भी कॉल कर सकते हो, और अगर तुम सुपर को पेरेंट क्लास का कॉल करना है तो सुपर मेथड यूज करोगे। और इन सारे चीज का तुमको पता होना चाहिए। तो आओ जल्दी क्विकली कंस्ट्रक्टर का हम लोग पार्ट देख लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो आओ, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखो, कंस्ट्रक्टर में एक और कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा, सब मेथड रहेगा, सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, ओवरलोडिंग में क्या होता है, अंदर का पैरामीटर 3 तरीके से चेंज हो सकता है, करेक्ट। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है, सिर्फ पैरामीटर 3 तरीके से चेंज होगा। दिमाग में बैठा लो, ओवरलोडिंग का मतलब पैरामीटर में चेंजेस है, बाकी नाम सबका सेम है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं जल्दी से, कंस्ट्रक्टर बना है क्या, कंस्ट्रक्टर, चलो आओ राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डाउट कंस लिखते हैं, क्लास का नाम, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाउट कंस, ठीक है। चलो, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये बस एक तुमको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें कैसे होता है। ठीक है, मैं फिलहाल मेन मेथड बता दूं। अगर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक मेथड बना रहा हूँ तो क्या लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो मेथड का, ठीक है, m1 दे दो मेथड का नाम। तो ये मेरा एक मेथड हो गया कि नहीं मेथड, बताओ हो गया ना, हाँ कि ना। क्लास के अंदर ऐसी बनता है मेथड, ठीक है। तो ये मेरा मेथड हो गया, लेकिन हम क्या बनाना था, हमको कंस्ट्रक्टर बनाना था, करेक्ट, यस और नो। कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है, इट इज अ मेथड ओनली, तुमको याद रखना है। सिर्फ उसमें क्या होता है, इट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। तो बस इसका नाम यहाँ से हटाओ, यहाँ से क्लास नेम में डाल दो, ये इसका जो नाम है वो क्लास नेम के सेम होगा, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, लेकिन इसको ये 2 चीज नहीं देना है, इसमें ये 2 चीज नहीं देना है, समझ गए कहानी। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, अगर चेक करना है आओ यहाँ गूगल करो, बिल्कुल आराम से आंसर मिलेगा। ठीक है, ये स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते, सर्च मारो ना, अगर पढ़ने का ऐसा मन है तो बिल्कुल सर्च मारो कि वाई अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। ठीक है, और उसके बाद फिर मार सकते हो वाई वी डोंट हैव अ रिटर्न टाइप फॉर अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कैन अ कंस्ट्रक्टर हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप इन जावा। ठीक है, तो ये मारो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, नो अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप इन जावा, कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद कैन अ कंस्ट्रक्टर बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, स्टैटिक या फाइनल कर सकते हैं, स्टैटिक इन जावा करके देखो। ठीक है, तो जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, हो गया। यहाँ पे आओ पढ़ो, यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर दैट इट कैन नॉट बी स्टैटिक। क्या होता है देखो, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक
नो कीवर्ड बिलोंग टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये किसको बिलोंग करता है? ये क्लास को, बिकॉज इट गेट्स लोडेड विद द क्लास। क्लास लोडिंग के टाइम में स्टैटिक लोड होता है और उसको ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, तो इसीलिए ये इसके लिए स्टैटिक नहीं होगा। समझ गए कहानी? तो इसीलिए ये सब समझ लो, ठीक है। अब बताओ कंस्ट्रक्टर को क्या हम लोग फाइनल कर सकते हैं क्या ना? कंस्ट्रक्टर भी डिफाइंड एज फाइनल। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना, क्या ना कंस्ट्रक्टर बी डिक्लेयर्ड फाइनल। यहाँ पे लिखो फाइनल इन जावा। कंस्ट्रक्टर फाइनल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अ मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई एनी सब क्लासेस, ठीक है। अब मेथड, कोई भी फाइनल अगर मेथड को बना देते हो ओवरराइड नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर को फाइनल भी नहीं करेंगे। तो बस बेसिकली याद रखो, सिर्फ आपका एक्सेस मॉडिफायर लगेगा और सब एक्सेस मॉडिफायर लगेगा। लो बोल रहे थे ना प्राइवेट के लिए, कैन डिक्लेयर्ड प्राइवेट, तो ये प्राइवेट बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, देखो यस वी कैन डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट, ठीक है। हर आंसर मिलेगा, सर्च मारो हर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखो कि ये पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड सब हो सकता है, बीच में कुछ नहीं होगा, सीधा नाम होगा। और नाम क्या होगा? अगर कंस्ट्रक्टर है तो सेम नेम एज द क्लास नेम। समझ गए? अब इसके अंदर तुम कुछ भी करना चाहो तुम कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे मैं हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा बताओ ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? क्या इसको तुम कोई दूसरे बाहर से कॉल कर सकते हो? बताओ कॉल कर सकते हो क्या अपने मन मर्जी से? कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करेंगे हम लोग? मेन मेथड के अंदर में। क्या लिख लेते हैं? मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। यहाँ लगा दो ऐसे ब्रैकेट और यहाँ पे आओ, यहाँ पे कर दो और यहाँ पे आओ और यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर। अब बताओ ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कैसे बनता है? क्लास नेम ओबी इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब ये ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मेथड को कॉल कर रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो। और ये मेथड कौन सा? ये मेथड यही वाला है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही है ना, देखो दोनों को मिला लो। यहाँ ये जो इतना पार्ट लिखा है और इतना पार्ट लिखा है, देख लो वही है ना, कुछ और है? तो दैट इज वाई जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम लोग का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कोई और तरीका नहीं है कॉल करने का, ठीक है। अभी देखो मैं रन करूंगा ना, सिर्फ मेरा मेन मेथड कोड चलता है, देखना इसके अंदर जो कोड लिखा है ना ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो कोड लिखा है वो प्रिंट होगा, देखना राइट क्लिक करके दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि जब ये सिर्फ मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा इसका ये वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। तो चलो रन हो जाने दो और ये रन होके हम लोग आउटपुट देगा। फर्स्ट प्रोग्राम है, थोड़ा डिले होगा बट हो जाएगा। I don't think we'll be able to cover up all the OOPS concept today. Half an hour is only left. I think आंसर आ गया नीचे। देखो यहाँ लिख के आया है, I am a constructor, आ गया ना। तो ये आया कैसे? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यस और नो? यस, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अगर मान लो मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दूं, कंट्रोल एक्स हटा दिया, सेव कर दिया, देखो हटा दिया मैंने, हटा दिया ना, लेकिन अभी भी कोई एरर नहीं है, नहीं है ना एरर? नहीं है ना? तो जावा क्या बोलता है? जावा ऑटोमेटिकली ना एक कंस्ट्रक्टर को अपने अंदर रखता है, ठीक है, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या नाम है उसका? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं होता, वो भी खाली होता है, देखो, ठीक है। ये चल गया, कोड चल गया ये वाला, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, देखो सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एकदम बिंदास चल रहा है। देखो उसके नीचे लाइन लिख दूंगा तो वो चलेगा, system.out.println आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं हो रहा है, वो नीचे का लाइन भी आके चलेगा आराम से, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, देखो चल रहा है, बिल्कुल आराम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये वाला जब लिखे नहीं है तब चल कैसे रहा है? सवाल है कि नहीं? है ना? तो जावा हम लोग को खुद से प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, वो एक कंस्ट्रक्टर बना के अपने अंदर रखा है जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो वो इम्प्लिसिटली उसको कॉल कर लेता है, अपने आप अंदर अंदर कॉल कर लेता है, वो हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है? वो जो कंस्ट्रक्टर है जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, वो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या होता है?
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं है, देखो ये खाली है, कोई पैरामीटर नहीं है, खाली है, ठीक है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे अगर हम ये कंस्ट्रक्टर डाल दें तो अब बताओ कौन कॉल होगा? वो जो जावा के अपने अंदर में छुपा हुआ था वो कॉल होगा, या फिर हम जो लिखे हैं वो कॉल होगा? हम जो लिखे हैं वो कॉल होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर आप लिख देते हो अपने से तो आप वाला इस्तेमाल होगा, अगर नहीं लिखते हो तो जावा के पास है भाई, वो अपना यूज करा देगा, कोई बात नहीं, वो बोलता कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन दोनों में याद रखो, दोनों में एक भी पैरामीटर नहीं होता, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी पैरामीटर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी अगर नहीं लिखता, अगर ये वाला मैं नहीं लिखता तो वो किसको कॉल करता, बताओ किसको कॉल करता? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जोर से बोलो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता, ठीक है। और अगर मैं इसको लिख देता हूं तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करता? ये मेरे वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करता। अब बताओ मेरे वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी वैल्यू है क्या पैरामीटर में? नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अ जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? आंसर क्या दोगे? Default constructor is a constructor which gets called even if we haven't declared any constructor. अगर हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, then in Java automatically a constructor is called and that is the default constructor, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। And zero parameterized constructor क्या होता है? Zero parameterized constructor is a constructor that we have declared, देखो हम लोग लिखे हैं, बट दैट डज नॉट टेक इन एनी पैरामीटर, जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। जीरो पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज तो खुद बोल रहा है। हम लोगों ने सिर्फ इसमें क्या है, डिफॉल्ट में हम लोग नहीं डिक्लेयर करते हैं, और जीरो पैरामीटराइज या पैरामीटराइज में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, बस इतना ही सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, इंटरव्यू क्वेश्चन। चलो, तो ये हो गया, और हम लोगों ने क्या देखा, ये चीज। अब आओ एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते, जो मैंने कहा था कि इसके पर्पस के ऊपर में, ठीक है। तो पर्पस के ऊपर में क्या हो सकता है? पर्पस के ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। पर्पस मैंने बताया था कि इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इंट x, ठीक है, और उसके बाद एक और लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, कुछ भी ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब क्या है, मेन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा क्या क्या चीज आएगा, पहले ये बात बताओ, कौन बताएगा? जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा? क्या बताए थे, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो एक चीज तो है कि चलो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन इससे भी पहले एक चीज होता है, क्या होता है? तुम्हारे जितने भी क्लास वेरिएबल है क्या बन जाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। तो तुम्हारा ये जो ओबी नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या सामान आ गया? इसके अंदर एक एक्स आ गया और एक इसका स्ट्रिंग नेम आ गया, समझ गए? आ गया ना ओबी के अंदर, आया कि नहीं आया? लेकिन अभी अंदर तो आया है, कोई भी वैल्यू मैंने दिया है क्या यहाँ पे, बताओ, कोई भी वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलो ये वाले कंस्ट्रक्टर को भी हटा देते हैं, ये कंस्ट्रक्टर को भी हटा देते हैं, देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है कि नहीं। और उसका हम लोग का कंस्ट्रक्टर का मैंने क्या कहा था, क्या है बेसिक काम क्या है? टू इनिशियलाइज द वैल्यू, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स आ गया है और नेम भी आ गया है, हाँ कि ना? आ गया ना, क्लास वेरिएबल जितने भी थे जो क्लास के ठीक नीचे बने थे, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे आगे। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ob.a को अगर मैं प्रिंट करूं, देखो कोई वैल्यू डाला नहीं है, कुछ नहीं डाला है, सॉरी ob.x को अगर मैं प्रिंट करूं तो बताओ क्या आंसर आएगा? ये चलो मैं साथ में इसको ही प्रिंट करता हूं, system.out.println ob.name, ob.name, बताओ क्या आएगा आंसर? देखो कोई कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं ऊपर नीचे। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये किस कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, पहले तो ये बताओ, सबको ही बोलो, सीख जाओगे। मेन नाम का कुछ नहीं, डिफॉल्ट है, कितने देर से बक रहा हूँ, गला सूख गया, डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? टू इनिशियलाइज द वैल्यू, राइट।
तो देखते हैं वो डिफॉल्ट वाला करके दे रहा है कि नहीं हमको कुछ। अभी तक हम लोगों ने कोई वैल्यू दिया है? बताओ यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिख रहा है? यहाँ पे कहीं पे भी 0 या नेम में कुछ भी दिख रहा है? 0 1 2 3 4 कुछ नहीं दिया ना मैंने। कहीं पे नंबर दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा। राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं और जावा एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये वाला लाइन चल गया। इसको चलने के बाद ये प्रिंट किया ob.x का वैल्यू, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक 0 आया कहाँ से? इंटीजर वैल्यू वो इंटीजर है जो भी है, अपने से कैसे आएगा? 0 क्यों लेगा? ठीक है, और ये ob.name के अंदर नल कैसे आ गया? कैसे आ गया? तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना वो ऑटोमेटिक जावा से डाल दिया है। देखता अगर इंटीजर वैल्यू तो बोलता भाई इसको 0 दे दो, ऑटोमेटिक इसको 0 वैल्यू दे दो, इनिशियलाइज कर दो। अगर स्ट्रिंग है तो उसको नल कर दो, अगर बूलियन है तो फॉल्स कर दो। तो हर डेटा टाइप के लिए कुछ कुछ डिफाइंड है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कर। देखो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डाला है, डाला है क्या? डाला है क्या बताओ? नहीं डाला है, तो ऑटोमेटिक वैल्यूज हो गए। ठीक है, अब देखो अगर इसी के जगह मैं अपना कंस्ट्रक्टर डाल दूं, इसी के जगह मैं अपना कंस्ट्रक्टर डाल दूं, मेरा कंस्ट्रक्टर है ना, हाँ कि ना? ठीक है, yes. इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं चाहूं x का वैल्यू को चेंज करना, मैं कर देता हूं x डॉट, ठीक है, या फिर x इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू, मान लो यहाँ 50 दे दिया, 50, और इसके अंदर दे दिया नेम इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे आफरीन। अब बताओ क्या आएगा आंसर मेरा? 50 और आफरीन। ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओबी जब बना ना तो ओबी बनते साथ क्या हुआ? देखो यहाँ आने से पहले, ये वाला कॉल होने से पहले क्या हो गया? जब ये न्यू बना ना, न्यू बनने से ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो ये न्यू कीवर्ड जब मिलता है ना तो ये सबसे पहले क्लास के सामान को उसके अंदर डाल देता है। तो ओबी के अंदर क्या क्या गया? ओबी के अंदर तुम्हारा क्या आया? क्लास के अंदर क्या था? एक्स और स्ट्रिंग नेम था कि नहीं? हाँ ना, हाँ कि ना? yes. वो दोनों आ गया। अब इसके बाद ये इसको रीड किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये तुरंत उठ के दौड़ के यहाँ चला गया। तो देखो ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ये आ गया आई एम अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी मैं रन नहीं किया हूँ तो दिखा दूंगा, रन करके दिखा देता हूँ लोग। तो वो डायरेक्टली वहां चला गया उठ के। ठीक है, ये वाला जैसे आया तो ये उठ के आया, देखो आई एम अ कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट करेगा, देखो आ रहा है सबसे पहले आई एम अ कंस्ट्रक्टर आ रहा है कि नहीं? फिर ये क्या किया, ओबी के अंदर, ये देखो ओबी के अंदर, क्योंकि ओबी इसको कॉल कर रहा है ना, तो ओबी के अंदर जो एक्स है बोलता है उसको 50 कर दो। ये इस वाले एक्स को नहीं कर रहा है, ये इस वाले एक्स को नहीं कर रहा है, ये इस वाले नेम को नहीं कर रहा है, ये ओबी का एक्स को कर रहा है। याद रखो ये ओबी के अंदर जो एक्स है ना उसको कर रहा है, ओबी के अंदर जो नेम है उसके अंदर डाल रहा है आफरीन। तो ये डाल दिया आफरीन, तभी तो मैंने ओबी डॉट एक्स किया तो वैल्यू आ गया। समझ गए? तो ये क्या है, ये ओबी के अंदर जो एक्स है उसके अंदर वैल्यू गया था 50 और ओबी डॉट नेम के अंदर गया था आफरीन। ठीक है, तब ये जाके तुम्हारा ये कर दिया, अंदर वैल्यू डाल दिया। अब इसके बाद आए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने की, तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये आया, प्रिंट हो गया, ये देखो आ गया आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबी डॉट एक्स, उसके बाद आया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ओबी डॉट नेम। तो यहाँ पे आ गया आफरीन और 50। समझ गए कहानी क्या है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? हो रहा ठीक है है? भाई, हो रहा है। चलो, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का पहला काम तो सीख गए कि ऑटोमेटिकली भी देख लिया कि कैसे होता है भाई, वैल्यू इनिशियलाइज होता है, और वही करना चाहिए। ये सब गंदा कोड नहीं लिखना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट ये गंदा कोड है अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सब मत रखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना ही रखो। ठीक है, चलो ये तो हम लोग समझ गए। और अभी देखोगे अगर इसके अंदर तो हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके अंदर तो यही स्टोर हो जाएगा, 50 और आफरीन, 50 और आफरीन, है कि नहीं? अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूं ऐसे, कंट्रोल सी, और इसका नाम दे दूं OB2, कंट्रोल वी, और इसका नाम दे दूं मैं OB2, तो बताओ अब OB2 के अंदर जो x जाएगा और OB2 के अंदर जो नेम जाएगा उसके अंदर भी 50 और आफरीन ही आ जाएगा ना, हाँ कि ना? हाँ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलता है पता है, अगर आपको कोई अपना वैल्यू डालना है ना आप डाल दो। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का हिसाब है। तो हम लोग देखो दो वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग दो पैरामीटर अंदर में ले लेते हैं, कंट्रोल सी
और कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देते, पहला वाला इंट एक्स है और दूसरा वाला स्ट्रिंग नेम है, तो इंट ले लेते हैं इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स के साथ जो वैल्यू आ रहा है उसको x1 रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं दूसरा वाला जो स्ट्रिंग नेम है उसको स्ट्रिंग नेम 1 लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम 1, ठीक है। अब बताओ यहां से जब हम कॉल कर रहे हैं और अगर हम यहां से भेजेंगे इसके अंदर, मान लो इसके अंदर हम भेजते हैं 10 कॉमा, और यहाँ पे हम भेजते हैं आपको तुम्हारा नेम के अंदर मान लो सैफ, ठीक है, सैफ भेजा। और यहाँ जब इसको बनाया था ना, ये वाले को जब बनाया था, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये तो अपना चलो आफरीन को कॉल कर रहा है, बट चलो रहने देते हैं इसको, आफरीन के साथ इसको रहने दो, ठीक है। ये तो अभी अगर तुम देखोगे तो हम लोगों ने 2 कंस्ट्रक्टर बनाया है, देखो 2 कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम एज द क्लास नेम, देख लो। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, सिर्फ पैरामीटर चेंज हो रहा है, और 3 तरीके से चेंज हो सकता है पैरामीटर, ये तो सबको पता है कि नहीं। बताओ, हो सकता है ना। चलो, तो जब हो सकता है तो वही किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये सब लिखना पॉसिबल है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके अंदर पैरामीटर देते जाओ, जितना देना है दे दो, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे यहाँ पे, तो इसको हटा दो, और यहाँ पे ये वाला x जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, OB2 अगर बन रहा है और ये ऐसे कॉल कर रहे हैं, पहली बात ये कॉल किसको करेगा, कौन वाले इसको कॉल करेगा बताओ, ये इसको कॉल करेगा या फिर इसको कॉल करेगा, पहले तो ये बताओ। नीचे वाले कॉल करेगा, बिकॉज वो क्या देखता है, एक तो नाम देखता है और साथ में देखता है कितना पैरामीटर है कि नहीं, जितना पैरामीटर होगा उसी के पास जाएगा। तो इसके अंदर कितना पैरामीटर है, एक इंटीजर वैल्यू है, फिर स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये देखो आएगा, चेक करेगा भाई, इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू एकदम परफेक्ट मिल गया मैच उसको, तो इसको कॉल करेगा। करिया x1 के अंदर मेरा क्या वैल्यू आएगा बताओ, 10 आएगा, और नेम के अंदर, नेम 1 के अंदर सैफ आएगा। तो चलो अब जो मेरा अंदर ऑब्जेक्ट बना था ना OB2, तो OB2 का ये x है, OB2.x, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर जगह बन गया। OB2 के अंदर क्या होगा, ये वाला चलने से पहले क्लास का जो वेरिएबल है ये आ जाता अंदर में, तो x और नेम आ गया है OB2 के पास भी। तो OB2 का अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे x गया है और सैफ गया है, ठीक है। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अब ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, x के अंदर क्या डाल रहा है, x के अंदर x1 का वैल्यू डाल रहा है, ठीक है, और नेम के अंदर क्या डाल रहा है, नेम 1 का वैल्यू डाल रहा है। समझ गए, यस और नो, समझ गए ना। तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ प्रिंट करें, अगर OB2 system.out.println OB2 डॉट अगर x करते हैं तब क्या आता है वो देखो, और उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कि system.out.println यहाँ पे करते हैं OB2.name, तब क्या आता है, ठीक है। तो चलाओ देख लेते हैं, तो आ जाओ रन करते हैं। पहले तो ऊपर क्या देखो, चलेगा तो मेन मेथड से ही, तो सबसे पहले ये गया OB इक्वल टू न्यू ये वाला, तो ये OB नाम का एक ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, तो इसके अंदर OB का अपना x आ गया और अपना नेम आ गया, करेक्ट। तो ये तो हो गया। अब ये आने के बाद x और नेम आ गया, लेकिन अब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये गया कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। बताओ ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, नो पैरामीटर, ऊपर वाले को कॉल कर रहा है, बिकॉज दोनों के अंदर खाली है, कोई पैरामीटर नहीं है ना, इसलिए ऊपर वाले को कॉल कर रहा है। अब आया वो और क्या किया, जो OB था, OB का x को OB का x को 50 कर दिया, और OB का नेम के अंदर आफरीन डाल दिया। चलो, और यहाँ पे कर दिया सिस्टम आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद नाम ये प्रिंट किया, देखो OB.x और OB.name, तो ये दोनों के अंदर क्या हुआ, ये दोनों के अंदर कुछ नहीं हुआ, वो गया अपना, देखो आ गया 50 और आफरीन जो कॉल हुआ था, प्रिंट कर दिया। इसके बाद आया ये एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है OB2। अब इसके अंदर भी x और नेम आ गया है अपना अपना, आया कि नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू खाली है अभी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई वैल्यू दिए है क्या, हम बताओ, क्लास वेरिएबल आता है तो वैल्यू है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये क्लास वेरिएबल जब किया तो x और नेम उसके अंदर बन गया, तो चलो बन गया, अच्छी बात है। तो ये अब बनने के बाद अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 10 और सैफ के साथ, तो 10 इंटीजर और सैफ, तो यहाँ देखेगा इंटीजर और दूसरा सैफ है तो नेम है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब क्या करेगा,
अब OB2 का जो x है उसके अंदर क्या x1 को डालेगा, x1 में 10 था और नेम के अंदर क्या आया था, सैफ आया था ना, ये सैफ। जब हम लोग इसको प्रिंट किए तो देखो क्या आया, ये देखो 10 और सैफ आ गया, आया कि नहीं आया? तो यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जिसको कॉल करोगे वो वाला चलेगा और उसके अंदर हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, सेम नाम का सब कुछ सेम है, सिर्फ अंदर में क्या, अंदर में सिर्फ पैरामीटर अलग, और जब भी अंदर में पैरामीटर अलग होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और अगर मेथड है तो मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को कैसे पहचानोगे और कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे बताओ? उधर स्टैटिक होगा और इधर नहीं होगा। अरे यार इतना देर से बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। अगर कोई भी मेथड है उसका क्लास नेम के साथ नाम सेम है तो कंस्ट्रक्टर है, और अगर नहीं है तो मेथड है, बात खत्म, समझ गए? तो ये इसका सॉरी, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया है कि इनिशियलाइज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर में। तो नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि ये दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले, जाने से पहले अगर मान लो ये वाला को भी हम x कर देते हैं और ये वाला का भी नेम कर देते हैं, x1 और नेम 1 था ना, मैं हटा के x और नेम कर दिया, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। यहां से भी हटा के कर दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे x इक्वल टू एक्स, नेम इक्वल टू नेम, अजीब नहीं लग रहा है? दिस मेथड करंट ऑब्जेक्ट दिस मेथड नहीं लगेगा, इसमें दिस लगेगा, दिस कीवर्ड लगेगा, ठीक है। मेथड लगता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के। तो यहाँ पे क्या होगा, तो तुमको बताना होगा कि भाई रेफरेंस वेरिएबल जो तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल है वो कौन है। तो बताओ दोनों में इंस्टेंस वेरिएबल कौन होता था, ये वाला ना, है ना? एक्स और तो तुमको जब बताना हो कि भाई ऑब्जेक्ट का एक्स ये है, जैसे लिखते हैं ना ob.x, देखो यहाँ लिखा है ना ob.x, तो ob के जगह यहाँ लिख के तुमको बताना है this.x। तो ये क्या है, दिस का मतलब दिस रेफर्स टू योर करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा है उसी के लिए बात हो रही है। तो दिस रेफर्स टू योर करंट ऑब्जेक्ट, तो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट नेम, बस हो गया काम खत्म। अब ये बिल्कुल सही है, देखो सब कुछ हट गया जो आ रहा था। तो ये क्या होता है, अगर आपका लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि ये दोनों लोकल वेरिएबल है, अगर आपका लोकल वेरिएबल हैज सेम नेम एज द इंस्टेंस वेरिएबल, अगर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है, देन देयर इज अ एनोमली, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा जेवीएम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा किसका। तो इंडिकेट, अगर हमको इंडिकेट करना है द इंस्टेंस वेरिएबल, टू इंडिकेट द इंस्टेंस वेरिएबल वी यूज दिस कीवर्ड, ठीक है। और दिस क्या होता है, दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये याद रखोगे, दिस क्या रेफर करता है, दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे समझ में आ गया है। अब मान लो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से मैं एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, तब कैसे होगा? जैसे मान लो इस वाले कंस्ट्रक्टर से मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ। अच्छा ये बात बताओ, ये बात बताओ कि अगर इस वाले से मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, बाई चांस मान लेते हैं, ठीक है, तो कैन आई यूज दिस हियर, दिस लिख सकते हैं नीचे, नहीं, it has to be the very first statement. इट हैज टू बी द फर्स्ट वन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। आज का अगर मैं आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन दिखाऊं जो आज आप लोगों ने दिया है, याद है कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, पता नहीं आप लोगों ने कितना ध्यान दिया है। एक जगह ऐसा था जहां पे एसओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के नीचे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, ठीक है। चलो इसको ऊपर लेके जाके देते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ लेके आते हैं कंट्रोल वी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर ये था, इस तरह से लिखा हुआ था,
आई एम कंस्ट्रक्टर या ऐसा कुछ भी? कितने लोगों ने ध्यान दिया इस चीज के ऊपर? ध्यान दिए थे? आउटपुट क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था, ये कंपाइल टाइम एरर है, इसका आंसर कुछ और नहीं, कंपाइल टाइम एरर होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, कंस्ट्रक्टर अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है तो इट हैज टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, SOPLN भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चल, तो ये तुम लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी मैंने ये कंस्ट्रक्टर से कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बताओ कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया? दिस वाले को। और इसके अंदर कोई पैरामीटर दिया है क्या? नहीं दिया है, डिफॉल्ट नहीं भाई, ये 0 पैरामीटराइज वाला, ये जो ऊपर है ना जिसके अंदर कोई अंदर पैरामीटर नहीं, ये कॉल हो रहा है। बस सिंपल सा बात है, देखो वही तरीका, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेम क्लास के अंदर आप दिस लगा के कॉल कर सकते हो, और अगर पेरेंट क्लास का कॉल करना है तो सुपर। कीवर्ड। ठीक है, याद रखो कि पेरेंट क्लास का कभी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सुपर। और ये पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ विल यू कॉल अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे बुलाओगे? पहली बात तो आपके चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन होना चाहिए पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अगर डिफाइन ही नहीं है तो कैसे कॉल करोगे? अगर तुम सोचोगे यार डिफॉल्ट वाला यूज कर लेते हैं, तो डिफॉल्ट वाला थोड़ी पेरेंट को कॉल करेगा। ठीक है, तो वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचोगे सिर्फ पेरेंट बना ले, चाइल्ड में नहीं बनाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए तो आ जाते हैं, ये समझ लेते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग कोई क्लास अभी पेरेंट वाला नहीं बनाए हैं, तो अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बताओ, बताओ क्लियर है? चल, अगर ये क्लियर है तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब 9 मिनट ही बचा है, तो आगे कुछ और में जाकर कोई फायदा है नहीं है। बट जो पढ़ाए हैं ना, प्लीज इस चीज को आराम से समझो। ये टॉपिक हम तुमको बता रहे हैं, अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है इसमें, अगर इंटरव्यूअर इसमें आ गया तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। कंस्ट्रक्टर ये हो सकता है, कंस्ट्रक्टर में वो हो सकता है, कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा हम अपना कंस्ट्रक्टर का कोई मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत पूछता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन होता है। अगर किसी का आ गया ना इस पे, तो सच में मतलब पूछना चाहे तो बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज एकदम आराम से समझो, बस ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम इसको याद रखोगे ना इतना को, कि देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, पब्लिक यानी एक्सेस मॉडिफायर, तो बाकी 4 एक्सेस मॉडिफायर लग सकता है कि नहीं, बताओ अब कंस्ट्रक्टर में लग सकता है कि नहीं? 4 के चारों लग सकता है। ठीक है, और जहां प्राइवेट है, अगर तुमसे पूछता है प्राइवेट, समझ जाओ अगला क्वेश्चन होगा सिंगलटन। हम लोग लिख दे रहे हैं, अगर तुमसे पूछ लिया है कि कैन अ कंस्ट्रक्टर बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, तो तुम बोलना है कि यस। ठीक है, अगर तुम बोलते हो यस, तो अगला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा डू यू नो व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास, तो तुमको यहीं पे आंसर देना है। ठीक है, या हो सकता है प्राइवेट डायरेक्टली नहीं पूछे, तुमसे पूछेगा व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास, तब तुमको बोलना है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को उसमें प्राइवेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का एक ही ऑब्जेक्ट एट अ टाइम बने, तो वो चीज है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको सुपर कीवर्ड पे आ जाएगा। फिर सुपर सोचो कैसे घूमता है, पूछेगा कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर कैसे करोगे, तुम बोलोगे सुपर मेथड लिखेंगे। फिर पूछेगा कहीं पे भी लिख सकते हैं क्या, तुम बोलोगे नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे लिखेंगे, तो बोलेगा, तुम बोलोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछेगा, ठीक है, कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से तुम पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, क्या हम लोग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से ही चाइल्ड क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, तुम कैसे बोलेगा, लिख के दिखाओ कैसे करेंगे। इंटरव्यूअर लोग ऐसे ही करता है, लिख के दिखाओ। जब लिख के दिखा दोगे ना, उसके बाद फिर तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछेगा। अभी तुमसे पेरेंट कंस्ट्रक्टर पूछा, उसके बाद तुमसे उल्टा पूछेगा, बोलेगा अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? नहीं, चाइल्ड क्लास का कुछ भी कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से आप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट ले जाएगा। पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं, चाइल्ड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और जो हमारा नॉन कॉमन मेथड है चाइल्ड क्लास में, क्या उसको हम कॉल कर सकते हैं? सोचो, फंस गए? नहीं कॉल कर सकते हैं। अब कास्टिंग क्या बोलता है, जो कॉमन मेथड है वही कॉल हो सकता है, और वो भी सॉरी चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा।
अगर कॉमन मेथड है तो चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा, पेरेंट क्लास का नहीं। और आज के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन था, अब कास्टिंग का क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन था, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और पूछा कौन सा मेथड कॉल हो रहा है बताओ, आउटपुट वाले में। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी ऐसी चीज है कि आपको कहीं पे भी फंसा सकता है, कहीं से भी आपको कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है हमेशा ध्यान दो, कहीं पूरा प्रोग्राम मत पढ़ो। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, कभी भी आउटपुट देखना है सीधा कूद के आ जाओ, मेन मेथड कहां लिखा है। मेन मेथड के अंदर देखो ऑब्जेक्ट बन किसका रहा है और ऑब्जेक्ट हम स्टोर किस में कर रहे हैं। सीधा एक लाइन पढ़ के तुमको वहां समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये अपकास्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपकास्टिंग हो रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का, और अगर कोई कॉमन मेथड कॉल कर रहा है जो पेरेंट में भी चाइल्ड में, तो मेथड किसका आएगा खुद सोचो। अभी मैंने सारे क्वेश्चंस को भेजा है ना, लगभग 50 क्वेश्चन का मैंने फोटो खींच के भेजा है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा उसी का ही है, आई थिंक लास्ट का 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगभग तुम्हारा आउटपुट वाले का है। जाके देखो क्वेश्चंस को, ठीक है, तुम खुद रियलाइज करोगे अरे यार ऐसा था, अपकास्टिंग था, अरे यार ये था। करो, मजा आएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज को एनालाइज करो। और याद रखो, प्रोग्राम में कभी भी आउटपुट बोले पहले कूद के आ जाओ तुम वहां पे अपना मेन मेथड में। अब मेन मेथड से देखो कहां कहां जा रहा है, वो सब तो ठीक है। अगर वहां पे कुछ इशू आया तो अलग बात है। अब मान लो उसमें वो सब देखने के बाद अब देखो कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको टच ही नहीं किया। प्रोग्राम में लिखा है लेकिन वो चीज मेरा मेन मेथड टच ही नहीं किया है। अगर टच नहीं किया है तो उसको लिखा क्यों है, दिमाग लगाओ। हो सकता है उसमें मेरा कंपाइल टाइम एरर हो, जान के गलत लिखा हो उसको, ताकि देखे कि बच्चा कितना ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो यही सोचो, खुद सोचो क्यों देगा एक्स्ट्रा चीज, कोई क्यों देगा लिख के तुमको, क्योंकि तुम्हारा देखना चाहता है कि तुम उसको ध्यान दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कभी भी आउटपुट पहले कूद के जाओ मेन मेथड में और देखो तुम्हारे प्रोग्राम में जो जो लिख के दिया उसमें क्या क्या टच हो रहा है। टच जो हो रहा है उसमें देखो कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे कंस्ट्रक्टर वाला मैंने कहा, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बिंदास कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, और उसके बाद उसके अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद। तो क्या वो सही था? सोचो एक बार, सही था? हो सकता है क्या दूसरा कंस्ट्रक्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन के बाद लिख के? नहीं हो सकता है, नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का भी कॉल करोगे दैट हैज टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों ने देखा एक्सेस मॉडिफायर होता है। अब आते हैं स्टैटिक क्यों नहीं होता है, बिकॉज स्टैटिक इज एसोसिएटेड विद क्लास, राइट? यस और नो? यही ना लिखा है, आंसर क्या लिखा है? स्टैटिक इज एसोसिएटेड विद क्लास, यानी स्टैटिक में एवरीथिंग गेट्स लोडेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। इसको कोई ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। स्टैटिक कोई भी चीज है ना, उसको ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। स्टैटिक मेथड क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्ट से मतलब है? डज इट नीड एन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड टू मींस टू कॉल इट? हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टैटिक को क्या बोलते हैं? मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक बिकॉज we don't have to create an object to call the main method. Correct? Yes or no? JVM no need to create an object to create the main method. यही ना होता है? आंसर क्या है? ठीक है, तो आंसर यही है, सिंपल सा। आज स्टैटिक ब्लॉक का भी क्वेश्चन था, देखे थे? स्टैटिक लिख के लिखा था, स्टैटिक के अंदर उसके अंदर लिखा था 10 और उसके बाद फिर मेन मेथड के अंदर 20 लिखा था और उसका आंसर 10 और 20 था। याद है? तो कॉन्सेप्ट कहीं बाहर से नहीं है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम्स को दूसरे का पढ़ना चालू, तुम लोग को लिखना आ गया, समझना आ गया है। दूसरे के प्रोग्राम को अब जितना पढ़ोगे ना, हम बता रहे तुमको, तुम्हारा लेवल ऊपर होगा। अब लिखने की बारी नहीं है, अब दूसरे के प्रोग्राम को पढ़ के समझने की बारी कि सामने वाले ने ये लाइन को लिखा क्यों है। ठीक है, जब ये समझ जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ हर दिन आदत डाल लो एक एक प्रोग्राम पढ़ने की, बहुत आगे जाओगे। अपना नहीं, किसी और का प्रोग्राम पढ़ो। हाँ बोलो। बोले ASCII वैली को भी एक क्वेश्चन दिया था एसओपीएल में। बिल्कुल, देखो वो दिया था ना मैंने, वो तो कराया भी है आप लोग को। 131 आंसर था उसका। 131 आंसर था, 65 होगा, स्कोर 66 हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखो जो जो कराया है, कोई ऐसा चीज नहीं है बाहर से आया है, सिर्फ जो ध्यान से पढ़ा है। जो मैंने कहा ना, मैं आज वही बोल भी रहा था कि जिससे भी मैंने लिया आंसर,